नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है ट्रांसेंड कंसल्टेंसी के सीईओ कार्तिक जवेरी। कार्तिक, स्वागत है शो में आपका। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। संजय आर्या फोन पे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। संजय नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? ऑलराइट, चलिए संजय का सवाल लेते हैं। संजय ने हमें ईमेल जो भेजा था उसके मुताबिक उनकी सैलरी है करीब 20 लाख रुपए सालाना, उम्र है 37 साल। इनके पास एक बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी लाइफ प्लान है, कवर है 5 लाख और सालाना प्रीमियम दे रहे हैं करीब 57,600 रुपीज और फिलहाल फंड वैल्यू है 4 लाख रुपए। जानना ये चाहते हैं कि क्या ये बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी प्लान को बंद करके इसके पैसे किसी म्यूचुअल फंड या एफडी में डाले तो ज्यादा बेहतर होगा? कार्तिक, देखिए संजय जी की परेशानी जाहिर सी बात है और ये परेशानी बहुत सारे लोगों की है, इसीलिए ज़्यादातर हम ये लोगों को सलाह देते हैं कि यूलिप से थोड़ा दूर रहिए, परहेज कीजिए। अब जाहिर सी बात है क्योंकि अगर 10 साल में अगर वो 57,000 रुपये का प्रीमियम भर रहे हैं हर साल के साल, तो जाहिर सी बात है 6.25 लाख के करीब उन्होंने पैसा भर दिया है और 10 साल के बाद अगर इसका वैल्यू करीब 4 लाख है तो जाहिर सी बात है कि हम क्यों कहते हैं कि यूलिप में इन्वेस्ट ना कीजिए। चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या तो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती या प्रोडक्ट में कुछ खराबियां होती है जो दिखाई नहीं देती और 7-8 साल के बाद अपने सामने आती है। तो क्या विकल्प है उनके लिए? या एक तो विकल्प ये है कि उसमें से पैसा निकाल दे और वो पैसा निकाल के म्यूचुअल फंड में लगा दे, क्योंकि देखा गया है कि पिछले दशक में हालांकि यूलिप का परफॉर्मेंस इतना भी बुरा नहीं था, यानी कि 14-15% तो यूलिप ने भी रिटर्न दिया था एक दशक का, पर म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में उसकी तुलना में म्यूचुअल फंड ने करीब 23-24% का रिटर्न दिया था। तो ये अगर करते हैं तो अगले 4-5 साल में उनका जो लॉस है वो तो कवर अप हो ही जाएगा, वरना पता नहीं उनको कितने साल और रुकना पड़ेगा यूलिप में सिर्फ अपने प्रिंसिपल वापस जमा करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो ये चाहे तो कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, क्योंकि आमतौर पे लोगों को ये होता है कि मुझे रिटर्न नहीं मिला, तो देखें कि पॉलिसी में खराबी क्या थी। शायद ऐसा भी हो कि शायद आपने पॉलिसी का जो एलोकेशन था वो डेट की तरफ लगा दिया हो, या आपने ये पॉलिसी का जो एलोकेशन है वो बैलेंस में रखा हो और 100% इक्विटी में शायद ना किया हो, तो ये भी कुछ कारण है इसका होने का। और दूसरी चीज, फ्रस्ट्रेट होकर फिक्स डिपॉजिट में ना चलाएं, क्योंकि देखिए फिक्स डिपॉजिट में आज की तारीख में उनको रिटर्न अच्छा मिल रहा है। अब जाहिर सी बात है अगर यूलिप में डाला था, स्टॉक मार्केट में निवेश करना था, जोखिम लिया था, तो किसी उद्देश्य से ही लिया होगा कि उन्हें कुछ पूंजी बनानी थी, तो वो पूंजी का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य को वो भूलकर एफडीज में ना जाए, क्योंकि रिटर्न्स रहेंगे 1-8 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, उसके बाद क्या होगा? स्टॉक मार्केट की जो क्षमता है रिटर्न देने की वो तो कहीं नहीं जा रही है। तो मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड में अगर वो शिफ्ट करना चाहे तो ये एक अच्छा विकल्प होगा। ऑलराइट, तो संजय आप इस प्लान से निकलकर जो आप जितना प्रीमियम भर रहे हैं उससे आप म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। एफडी का रास्ता मत लीजिए आप अभी, और निराश मत होइए। आप स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड के जरिए लीजिए तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अगला सवाल लेते हैं। अनुज सूद हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अनुज नमस्कार, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। क्या सवाल है आपका अनुज? मैम एक्चुअली मैं एक टर्म प्लान देख रहा था अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। मेरी जो एनुअल इनकम है वो है 3.5 लाख। अच्छा। और मेरी वाइफ की जो एनुअल इनकम है 6 लाख रुपीज है। बेसिकली मैं ऑनलाइन टर्म प्लान सर्च कर रहा था, तो आजकल ये कंपनी ने ऑनलाइन निकाले हुए हैं। तो बेसिकली मेरा कंफ्यूजन ये था कि मैं ऑनलाइन टर्म प्लान लूँ या ऑफलाइन लूँ, क्योंकि ऑनलाइन में राइडर्स कोई अवेलेबल है नहीं और ऑफलाइन में अवेलेबल है। तो थोड़ा सा और कवर कितना चाहते हैं आप लेना, अलग अलग दोनों? मैम वैसे बेसिकली 60 to 70 लाख के बीच में कवर देख रहा था। ओके, ऑलराइट। क्या सलाह देंगे कार्तिक? ऑनलाइन टर्म प्लान में अभी एगॉन ने जो अपना प्लान री-लॉन्च किया है उसमें राइडर्स उन्होंने अटैच किए हैं, तो आप सलाह देंगे कि उसी प्लान के साथ जाए या फिर कोई और ऑप्शन? देखिए अनुज, 2 चीजें समझनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसका मैं आपको निकास दे देता हूँ। ऑफलाइन में आमतौर पे होता यह है कि एक एजेंट पिक्चर में होता है, उसका प्रीमियम ज्यादा होता है। ज्यादा इसलिए होता है कि एजेंट को भी कुछ कमाना होता है बीच में। कंपनी को ये चाहते हैं कंपनी कि एजेंट कुछ आपको सर्विसिंग करे, आपकी कुछ सेवा करे, आपको ये पॉलिसी वगैरह दे, डॉक्यूमेंटेशन में मदद करे, तो इसलिए उसके चार्ज जो है नॉर्मली ज्यादा रहते हैं। तो ऑनलाइन में ये सुविधा होती है कि हम डायरेक्टली खरीद सकते हैं और नेचुरली उसकी वजह से जो चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो जाहिर सी बात, अगर आपको कंफर्टेबल है तो ऑनलाइन ही लीजिए।
दूसरी चीज राइडर्स के बारे में, देखिए अभी आजकल ऐसा हो रहा है हमारे इंश्योरेंस क्षेत्र में कि हमारे पास इंडिया में 3 टाइप की कंपनियां हैं, लाइफ, नॉन लाइफ और हेल्थ कंपनीज। अब सारी जो कंपनियां वो एक दूसरे की टेरिटरी में घुस रहे हैं, एक दूसरे का टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो काफी सारा कंफ्यूजन हो जाता है। अब राइडर्स में कौन से राइडर्स होते हैं? एक्सीडेंट एंड डेथ बेनिफिट राइडर होता है, क्रिटिकल इलनेस राइडर होता है, वेवर ऑफ प्रीमियम टाइप के राइडर्स होते हैं। क्रिटिकल इलनेस तो ऐसा राइडर है कि जो बहुत ज्यादा महंगा होता है और वो जब आपको जरूरत पड़ेगी तो ये समझ लीजिए कि आपकी हेल्थ इतनी बुरी है कि जहां से आप वहां से कोई यू टर्न नहीं है। तो क्रिटिकल इलनेस अगर आप ना भी ले तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सीडेंट राइडर आमतौर पे 10 लाख या 20 लाख के आसपास मिलता है, उससे ज्यादा ये राइडर नहीं मिलता। तो आप अगर एक्सीडेंट वाला बेनिफिट लेना चाहते हैं तो क्यों ना किसी नॉन लाइफ कंपनी से ये बेनिफिट ले, क्योंकि उसमें आपको फीचर्स भी ज्यादा मिलेंगे और वो जो प्रोडक्ट होगा वो स्टैंड अलोन प्रोडक्ट होगा और उतना ज्यादा प्रीमियम भी नहीं होगा। नेट आप जो प्रीमियम भरेंगे, टोटल प्रीमियम, वो करीब करीब सेम ही होगा। और दूसरा वेवर ऑफ प्रीमियम जैसी चीजें हैं जो एक एडिशनल फीचर है, पर अगर आपके पास ना हो तो इसमें भी कोई परहेज करने वाली या दुखद होने वाली बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप टर्म लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट सभी कंपनी के एक होते हैं, आप उस प्लान को लीजिए जो सबसे ज्यादा सस्ता है, क्योंकि सारे प्लान्स आरडीए रेगुलेट करती है, सारे प्लान्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आते हैं। तो ये हो नहीं सकता कि कोई कंपनी आपका प्लान ऑनर ना करे या किसी ने आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया कभी, भगवान ना करे अगर ऐसी जरूरत कभी पड़ जाए तो ये सब मिथ्याएं हैं, ये सब मिथ्स हैं। इसके लिए ज्यादा आपको वरी या चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आप प्रोसीड कर सकते हैं, ऑनलाइन जाइए और राइडर्स के लिए नॉन लाइफ कंपनी के पास जाइए, और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हेल्थ कंपनी से एक इंडिविजुअल हेल्थ प्लान लीजिए। जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के हेल्थ प्लान होते हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और साथ ही साथ उसके बेनिफिट्स उतने ज्यादा नहीं होते जितने के आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी दे सकती है। वो रियल कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कवरेज होती है जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से ही लेना है। तो ये डिफरेंस आप अच्छी तरह समझ लीजिए और फिर आप अपना ये इंश्योरेंस वाला प्लानिंग कीजिए। इनके लिए कितना कवर सफिशिएंट होगा कार्तिक? देखिए आमतौर पे हम नॉर्मली ये कहते हैं कि 10 से 20 टाइम्स अपनी एनुअल इनकम लेके रखिए, क्योंकि अगर कोई और दूसरा कैलकुलेशन नहीं होता तो एटलीस्ट कम से कम इतना तो होना चाहिए। तो अगर इनकी जो इनकम है वो करीब 3.5-4 लाख रुपया है तो एक 50 लाख का कवर तो बनता ही है उनके लिए। उनकी वाइफ के लिए भी करीब करीब उतना तो ले ही सकते हैं। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहे और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाए वैसे उनकी इंश्योरेंस पे जो जरूरत है, इंश्योरेंस की जो जरूरत है वो कम होती जाएगी आने वाले सालों में। और चाहे तो 1 करोड़ भी ले लें ताकि प्रीमियम आपको अभी कम आ जाएगा, आगे चल के अगर आप होम लोन लेते हैं या ऐसा कुछ अन्य लोन लेते हैं तो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए ये जो एक बड़ा सा इंश्योरेंस होगा वो भी एक प्रोटेक्शन का माध्यम बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप 1 करोड़ रुपए का भी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, चलिए फिलहाल वक्त है योर मनी में एक ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, लोन या फिर इंश्योरेंस से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। जब भी आप हमें सवाल करते हैं तो प्लीज अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखिए ताकि हम आपको कॉल कर सके। आप चाहे तो अपना सवाल हमें फेसबुक के योर मनी